तो आज हम बात करेंगे थोड़ी-सी फ़ॉर्मूले में थोड़ी-सी एडवांस चीज़ है। हम बात करेंगे डिफाइन नेम और हम बात करेंगे कस्टम फ़ॉर्मूला। सबसे पहले डिफाइन नेम के बारे में जानते हैं। किसी भी एरिया को एक अपना खुद का नाम अगर दे सकते हैं, तो डिफाइन नेम का यूज़ होता है। इसका यूज़ मैंने पहले भी किया था, जैसे कि मैं इक्वल, सम और इसको सिलेक्ट करूँ इस तरह से, तो ये आपको दिख रहा है आपको? अब नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम होता है कि ड्रैग-व्रैग में ही प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एरिया को डिफाइन नेम कर देते हैं। कैसे? फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम और यहाँ पे मैंने dt या डेटा जो भी लिखना है यहाँ पे मैंने लिख के ओके कर दिया, राइट? अब यहाँ पे इक्वल मैं सम करके इसको सेलेक्ट ना करके सीधे हम डेटा लिख देंगे तो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ तो डिफाइन नेम से एक यूज़ समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पे। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो छोटी-सी प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 लिख दिया। क्वार्टर 1 में 50, क्वार्टर 2 में 60 लिख दिया हमने। तो मुझे इसका यहाँ पे मान लीजिए ग्रोथ चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है? रिज़ल्ट आया। अब कभी-कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन बड़ी होती है। आपने देखा होगा मैं बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशन करता था, तो इस तरह से बड़ी कैलकुलेशन होती थी। वैसे बड़ी कैलकुलेशंस को हम सिम्प्लाइज़ कैसे करें? क्योंकि कैलकुलेशन अगर बड़ा हो तो लगाने में दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो ये जो फ़ॉर्मूला है ना, इस फ़ॉर्मूला को हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं और यहाँ फ़ॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम में इसका नाम जीआर करके इस फ़ॉर्मूले को मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया? डन हो गया। अब क्या होगा कि मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा जीआर और फ़ॉर्मूला लग जाएगा और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आपको याद हो कि मैंने कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए एमआरपी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था कि एमआरपी निकालने के लिए, तो हमने एक लंबी सी कैलकुलेशन की थी। चलिए उसी कैलकुलेशन को दोहराता हूँ मैं, कि मैं इसका 5% मैन्युफैक्चरर लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। देन डिस्ट्रीब्यूटर 10% निकालता है और मैन्युफैक्चरर को दे देता है। एंड मैन्युफैक्चरर जो है इसका 10% निकालता है, 15%, सॉरी इसको होलसेलर और रिटेलर को दे देता है। और फिर रिटेलर क्या करता है, इसको सेलेक्ट करता है और इसमें 20% निकाल के ऐड करके कस्टमर को दे देता है। और फिर मैंने फॉर्मूला मर्जिंग वाला मेथड बताया था, सबको एक एक करके मैंने कॉपी किया था, एक लंबा सा फॉर्मूला बनाया था। याद है मनीष जी आपको ये? हाँ सर याद है। हम्म। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे बड़े फॉर्मूला को तो एक एक्सपर्ट लगा सकता है, बट कई बार हम चीजें किसी और के लिए बनाते हैं। जैसे आपकी बॉस ने बोला कि मुझे इसके लिए एक फॉर्मूला बना दे, एक कैलकुलेशन लगा दे, तो कई बार क्या होता है कि आप अगर उनके लिए सही कैलकुलेशन बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि उनको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, बट अप्लाई करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ अगर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो उसमें फ़ॉर्मूला का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका रेंज वगैरह अपने हिसाब से आगे-पीछे होगा या नहीं होगा। क्या? तो ऐसे केसेज़ में हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन सारा अंदर हो। और दूसरी चीज़ होती है कैलकुलेशन नहीं, कभी-कभी क्या होता है फ़ॉर्मूला हमें अपडेट करना पड़ जाता है। फ़ॉर्मूला के अंदर थोड़ी बहुत अपडेशन करनी पड़ जाती है, जो कि बाद में फॉर्मूला लगाने के बाद अपडेशन करना था मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अभी दिखा रहा हूँ कि अभी जो मैं कैलकुलेशन ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी तो सही ठीक लग रहा है। एक कल का डेट है, मान लीजिए कि 5% की जगह पे 7% हो गया। अब 7% कितना जगह चेंज करना पड़ेगा? क्या? मनीष जी सही बोला हूँ ना मैं? जी सर, सही बोला।
तो ऐसे केसेस में आपको डिफाइन नेम जो है पूरी तरह से मदद करती है। देखिए, अब इतना लंबा फॉर्मूला लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। क्या? अब इतनी लंबी फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं क्या? डिफाइन नेम। कैसे करेंगे? चलिए, मैं यहाँ पे एक मिनट इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पे डिफाइन नेम में गया, हमने यहाँ पे लगाया मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर, तो हमने यहाँ पे डीसी कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का पड़ा है? तो हमने बोला इन द ब्रैकेट, ये जो डेटा है इसका, अब इसमें डॉलर साइन मत रखिएगा, डॉलर साइन हटा दीजिएगा, डॉलर साइन रहेगा दिक्कत हो जाएगा। इसका 5% और इसमें हमने प्लस कर दिया B7, तो हमारा डीसी निकल गया। अब आती है एससी हो, डिस्ट्रीब्यूटर का कितना पड़ा? तो इसके बाद हम इसमें इसी का 10% निकालेंगे, डिफाइन नेम करते हैं, हम कर देते हैं एमसी, मैन्युफैक्चर, इसका होलसेलर है ना, एससी, हाँ, होलसेलर कितना पड़ा? तो हमने जो हमारा डीसी है इसका निकालेंगे 10%, तो यहीं पे हम डीसी को ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इसमें प्लस बीसी कर दीजिए, देन डिफाइन नेम। अब हम यहाँ पे एम, यहाँ पे आर सी एस सी हो गया ना हमारा, एक मिनट, डिफाइन नेम नेम मैनेजर में आइए, तो हमने यहाँ पे निकाला डीसी मतलब 5%, एस सी मतलब होल ए परसेंट। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं आर सी, मतलब कि रिटेल कॉस्ट, तो रिटेलर कितना का पड़ा? तो ये है हमारा एस सी का 15% प्लस एस सी, ठीक है, आर सी जो है नहीं लेगा, रिजर्व नेम है इसलिए आर एस सी कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम एमआरपी निकालना है, तो फाइनल हमारा एमआरपी हुआ, और यहाँ पे हमने बोला इक्वल आर अंडरस्कोर सी का 20% प्लस आर अंडरस्कोर सी एनो। अब यहाँ पे मैं जस्ट इक्वल एम आर पी कर दिया, रिजल्ट आ गया सर। तो कल के डेट में लगाना आसान हो गया। अब मान लीजिए 5% की जगह 15%, 5% 7% हो गया, तो डीसी पे जाएंगे, बस यहाँ पे 7% एक ही जगह पे चेंज कीजिएगा, बाकी सर आपने आप चेंज किया, समझे? तो कुछ अभी इसमें एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं, मान लीजिए इसमें स्लैब जो था, स्लैब इंसेंटिव बताया था, याद होगा आपको, वो लगाना है। कैसे? जैसे कि 0 to 40 हो तो मैं 500 देना चाहता हूँ, लेस देन, सॉरी, 41 to 80 हो 1000, 81 to 100 हो तो 2000, और ग्रेटर देन 100 हो तो 5000। इसके लिए हमने क्या किया था, इफ कंडीशन लगाया था कि इफ दैट इज ग्रेटर देन, या इफ्स भी लगा सकते हैं हम, इफ्स को सिलेक्ट किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो 500, देन से कंडीशन चेक किया, एक मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ, अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000, फिर हमने सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, फिर इसको चेक करके बोला अगर ग्रेटर देन 100 है तो 5000, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ तो वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो गया। अब
लगाने में दिक्कत होगा, हर कोई तो लगा नहीं पाएगा, जिसको इफ के बारे में नेस्टिव के बारे में पता वही लगा पाएगा ना सर। तो मैं डिफाइन नेम में गया और यहाँ पे आई एन सी या जो भी नाम देना है दे दिया फॉर्मूले का, और यहाँ पे इक्वल करके फॉर्मूला पेस्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल आई एन सी करेंगे और अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे कि रिजल्ट लग गया, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो सब पे वर्क भी करेगा। तो डिफाइन नेम में फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फॉर्मूला को सिंपलाइज कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें मनीष जी? नहीं सर। जी सर। जैसे कि इसमें ये सर हमने इस पे लगा दिया जब हमने, हम्म तो सर हमारे पास डेटा बड़ा हो तो फिर सर उसमें कैसे अप्लाई करेंगे इसको? किया ना हमने, यहाँ पे अप्लाई किया और नीचे ड्रैग कर दिया। नहीं देखा आपने? रेंज अपने हिसाब से लेता है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपको रेंज। जैसे मैं यहाँ कितना भी डाटा की डेट बड़ा डेटा की हो ना, सब पे ले लेगा ये। चलिए अब यहाँ लगाएंगे सर इसी डेट से? क्या क्या बोल रहे थे, सुना ही मैं। नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी सर। मैं बोला कि आपका बड़ा डेटा और छोटा डेटा इसका मतलब है, अब एक फॉर्मूला अगर एक सेल पे काम कर रहा है तो बाकी पे काम करेगा, नीचे ड्रैग कीजिए। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इनपुट रिजर्व है। जैसे कि मैंने यहाँ लगाया तो ये हमेशा ऊपर से ही लेगा। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे 50 आऊं और यहाँ पे अगर मैं एमआरपी लगाता हूं, तो अब एमआरपी तो अब देखिए ऊपर ही ले रहा है। मतलब इसके अंदर हम किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। उसका जो सिस्टम बना है कि भाई जहां फॉर्मूला लगेगा उसके ऊपर वाली वैल्यू उठाएगा तो ऊपर वाली ही वैल्यू उठाएगा। आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू नहीं दे सकते। दूसरा, किसी दूसरे सीट पे नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं और यहाँ एमआरपी लगाऊं, तो आपको एमआरपी यहाँ से पिक नहीं करेगा। एमआरपी पिक वो इसी सीट का करेगा। मतलब कि डिफाइन नेम सिर्फ एक सीट पे चलता है, किसी और सीट पे वर्क नहीं करेगा। समझ गए? तो क्या करें? जी सर। वो प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लैम्डा फॉर्मूला। से यहाँ पे 50 और 60 हमारा हो गया, तो हम यहाँ पे लैम्डा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लैम्डा। लैम्डा और पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने कर दिया ए और यहाँ पे बी ले लिया। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन नेम तरफ का ले लिया मैंने। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन है कि बी माइनस ए डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ कैलसी का एरर आएगा। हाँ, क्योंकि ए और बी की वैल्यू डिसाइड नहीं की ना। अब यहाँ पे ए और वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर मारिए, तो देखिए एक मिनट, ए कॉमा बी, तो ये देखिए आ गया परसेंटेज। तो इसको ऐसे लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? इसको लगाने के लिए हमें यूज करना होगा लैम्डा फॉर्मूला को, डिफाइन। अब मैं डिफाइन नेम में गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डी जी आर, मैं डायनेमिक लगा दिया मैंने, और इस लैम्डा फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे अप्लाई किया, जैसे मैं डी जी आर फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, डी जी आर, तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी दिखा रहा है ना सर? तो इसमें हम इनपुट अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो एक समझिए, ये आपका खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला बन गया। समझे? क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। ऐसे इफ फॉर्मूला है आपका, इफ का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे लगेंगे लैम्डा। लैम्डा में एस मान दिया, सेल्स पूरा लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए, इफ या इफ्स, अगर ए नहीं, एस, तो रेफरेंस नहीं लेना है सर। एस इज लेस देन इक्वल टू 40, तो 500। एस इज लेस देन इक्वल टू 80, तो 200, 2000। फिर एस इज लेस देन इक्वल टू, नहीं 100, यहाँ पे 1000 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2000। फिर यहाँ पे एस, यहाँ पे एस इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो 5000। हाँ, यहाँ पे क्लोज किया। कितनी हो गई? ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे 100 छूट गया ना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को उठाइए, क्योंकि इस फॉर्मूले में किसी तरह का रेफरेंस नहीं लिया ना। लैम्डा फॉर्मूला क्या करता है, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसको वेरिएबल्स को मान के फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है। फिर आइए डिफाइन नेम में, फॉर्मूला बार के अंदर इस लैम्डा फॉर्मूला को यहाँ पे ला दीजिए, आई एन डायनेमिक आई एन सी, और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर। अब इक्वल डायनेमिक आई एन सी डी आई एन एस, इसको ओ, दिक्कत क्या हो गई, हमने इक्वल डालना भूल गया। यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा डल गया, एक का निशान लगाइए एंड सी ब्रैकेट में एस मतलब कि सेल्स, एंटर कीजिए, रिजल्ट आ गया 2000। समझे सर? है ना, काम काम की चीज है ना। हाँ, तो काम भी कीजिए, पहले से बैठा है। क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन पीछे बैकग्राउंड में रहेगा और आप फोरग्राउंड में सारी चीजें कर सकते हैं। बड़े बड़े जो फॉर्मुलेज हैं, उन फॉर्मुलेज को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको भी लगाने में सहूलियत हो, और कोई और लगाए तो उसको भी सहूलियत हो। ठीक है, दूसरी चीज, इसके पीछे में क्या कैलकुलेशन वगैरह है कोई देखेगा ही नहीं। क्लियर है?